अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज पहले रिकैप दे देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने ये 3 इक्वेशंस तक यहाँ तक करा था, और हमने जब इन इक्वेशंस को करा था तो हमने देखा था कि भाई इस इक्वेशन में t-2 नहीं है, इसमें t2 नहीं है, यानी t² नहीं है, और इसमें दोनों चीज़ें हैं, और ये जनरली हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होगा आगे। और फिर हम इसका आगे करते हैं। सही है, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है डेल्टा एच, और इंटीग्रेशन हो रही है टी से लेकर t0 तक। सॉरी, उल्टा लिख दिया, t0 से लेकर टी तक, t0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन हो रही है, और ये पूरी चीज़ क्या हो रही है, इंटीग्रेशन के साथ परफॉर्म हो रही है। सही है। ये इक्वेशन कहाँ से आई? अगर लास्ट लेक्चर किसी ने मेरा देखा हो तो वो देख कर आना, इसके बगैर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सही है। ये इक्वेशन बेसिकली हमारे पास जो यूज़ हो रही थी वो यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी। कहाँ चली गई? ये रही, यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी, पेज नंबर 4। बेसिकली जब हमने यहाँ पर Q इज इक्वल टू डेल्टा एच t0 से लेकर टी तक CPR dt, फिर हमने ABCD से पूरा फार्मूला खोला था। उसके बाद हमें ABCD ये वाली चीज़ आई थी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, तो हमने यही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पर भी। ठीक है। और फिर इंटीग्रल की एप्लीकेशन के बाद हमारे पास लिमिट्स वगैरह अप्लाई हुई थी। ये सारी चीज़ें ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्या किया कि टेक कॉमन है। ठीक है, कॉमन लेना हमने। देखो, यहाँ से t-t0 कॉमन, यहाँ से t-t0 कॉमन, यहाँ से t-t0 कॉमन, और यहाँ से ऊपर से t-t0 कॉमन। सब में से t-t0 हटाया, यहाँ से भी हटा दिया, और यहाँ पर t-t0 लिख दिया। सही है। अब हमारे पास क्या हुआ कि आगे कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है। बेसिकली एक कांस्टेंट फार्मूला होता है, बुक में एक जगह मेंशन है ये, कि डेल्टा एच बराबर है CPH इंटू t-t0 के। तो ये डेल्टा एच इसके बराबर है, और यहाँ पर भी डेल्टा एच लिखा है। तो एक काम करते हैं, अगली इक्वेशन में हम इस डेल्टा एच की जगह ये वाली चीज़ उठा के लिख देते हैं। तो हमने डेल्टा एच की जगह CPH t-t0 वाला चीज़ लिखी, और ये पूरी चीज़ उठा के यहाँ पर लिख दी। ठीक है। तो t-t0 से t-t0 कैंसिल, तो CPH और इस चीज़ से पूरा बराबर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो फार्मूला आया है और ये जो फार्मूला आया है, ये दोनों अहम फार्मूला है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आइट्रेटिव फार्मूला जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू CPH मल्टीप्लाई बाई t-t0। ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, मुझे टी निकालना है फाइनल। वैसे तो हम ये एक जनरल रिलेशन है ये वाला ना, तो हमें इसको किसी भी कंडीशन के लिहाज से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर डेल्टा एच मालूम करना होगा, कहीं पर t मालूम करना होगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसका यहाँ पर टी के लिए सेट किया, तो हमने क्या किया, t+ ये पूरी चीज़ थी, CP को मैं यहाँ पर लेकर आया तो ये यूँ हो गया, -t0 इस तरफ आया तो +t0 हो गया, और ये टी यहाँ पे ऐसे ही रह गया। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया फाइनल टेम्परेचर का लिए आइट्रेशन। ठीक है। अब आइट्रेशन होती क्या है? आइट्रेशन होती है किसी भी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पे आपके कमरे में AC है। ठीक है। आपने उस कमरे में AC में क्या किया कि भाई आपको गर्मी लग रही थी, आपने कहा भाई अब सोना है, तो आपने 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको सेट किया। जब आपने सेट किया तो आफ्टर द सेटिंग आपने चेक किया कि भाई नहीं भाई जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने फिर उसको क्या किया, थोड़ा सा अपर टेम्परेचर पे लेकर गए। अब फिर उसका टेम्परेचर 22 किया। आपने कहा नहीं अभी भी स्लाइटली कूल लग रहा है। उसके बाद आपने 24 सेट किया उसको, तो 24 पर आपको ये अंदाज़ा होगा कि भाई नहीं हाँ इतना सही है, तो आपने फिर उसको वही सेट कर दिया। आपको फाइनल वैल्यू मिल गई 24 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द टेम्परेचर। ओके। सो हर इन्वायरमेंट में अलग अलग टेम्परेचर सेट हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रेशन में भी यही होता है कि हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं कि एक अपनी वैल्यू को गैस करते हैं एक अंदाजे से ना, और फिर हमारे पास क्या होता है, दोनों जगह पे वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर अस। ओके। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास हाइड्रेशन होते किस तरीके से, तो उसके लिए यहाँ पे आई हैव टेकन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस बेसिकली हीट अप हो रही है ना। ठीक है। उसको हीट किया जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर उसका क्या होगा हमें गिवन नहीं है। ठीक। बेसिकली है क्या, नाइट्रोजन गैस है, इनिशियल टेम्परेचर उसका 300 केल्विन था। अब वल्ला आलम के उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा गिवन नहीं है, और CP हमसे पूछा हुआ है। ठीक। सो अब करना है क्या, बेसिकली ये चीज़ डिसाइड है हमारी। CP तो हमें MA गिवन नहीं है, तो हमें ये किसी तरीके से अंदाजे से मालूम करना पड़ेगा। ठीक। CP का फार्मूला क्या होता है, अभी पीछे पढ़कर आया CP का फार्मूला ये वाला। ठीक है। वी हैव टू यूज़ इन एवरी प्रॉब्लम। ठीक है। अब क्या है
कि अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भाई सी पी अपॉन आर, यहाँ पे तो सी पी अपॉन आर नहीं लगा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ है, तो जस्ट ये जो आर होता है जनरल गैस कांस्टेंट 8.314, ये जस्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग है। एक इंजीनियरिंग का यूँ सपोज करो कि स्टैंडर्ड है कि आर जो है ना वो यूज़ किया जाता है अपॉन में फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये फार्मूला इस फार्मूले के तहत निकलेगा टी, ठीक है, सॉरी सी पी एच, पहले सी पी एच मालूम कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे इस फार्मूले में सी पी एच डाल देंगे और फिर हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन सी पी एच का ये फार्मूला, अब यहाँ पे हम फंसे गए, टी नॉट तो चलो गिवन था, टी गिवन नहीं था, यहाँ पे फिर सी पी को मालूम करने के लिए हमने टी गैस कर लिया, ठीक है। देखो फिर वही बात बताता हूँ मैं, जो हमारे पास ये टेम्परेचर था, हमें फाइनल टेम्परेचर के लिए इक्वेशन गिवन थी, इसमें सी पी नहीं था। फिर हम जब सी पी पे हमने सी पी वाली इक्वेशन ली तो हमें फिर से टी में मसला आ गया, तो यहाँ पे हम टी को गैस कर लेते हैं। 470 हमने गैस किया। अच्छा यहाँ पे मैंने गैस सही किया हुआ, ठीक है, सही वैल्यू, क्योंकि मैंने पहले 464 गैस की, देन आई हैव टेकन द 465, देन 466, फिर 468 लिया एंड 470 पे आंसर करेक्ट आया। ओके, सो सी पे अपॉन आर, तो ये चीज़ है। उसके बाद ए प्लस बी अपॉन 2 टी प्लस टी नॉट वगैरह 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 वगैरह, ठीक। तो टी जो है, टी हमने गैस किया था, तो ये ए बी सी डी ये वैल्यूज आपको अपेंडिक्स में गिवन होंगी, अपेंडिक्स से आपको जाके गो थ्रू करना होगा और वो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की भी हैं, तो आई एम यूजिंग बी की जगह क्या हुआ, ये वैल्यू आई, सी क्या था, 0 था, इसलिए ये वाला फैक्टर पूरा गायब कर दिया, डी की जगह क्या आ गया, ये आ गया, सो हमने ये यूज़ किया, ठीक है। टी इंटू टी नॉट 470 मल्टीप्लाई बाई 300, ठीक। उसके बाद हमने पूरी कैलकुलेशन की, इस वैल्यू को, अच्छा हर टर्म को अलग अलग सॉल्व कराना है, एक साथ सॉल्व कराओगे कैलकुलेटर में आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, ठीक। फिर बाद में ये नहीं कहना कि मैंने गलत कराया है। तो ये अलग सॉल्व किया, ये अलग सॉल्व किया, ये अलग सॉल्व किया, तो हमारे पास एक आंसर है 3.5367। ओके, ये जो आया था वो उस साइड पे फेंका, तो ये आर आ गया हमारे पास, ठीक। इस आर की वैल्यू होती है हमारे पास 8.314, ठीक। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सी पी एच आ गया। अब इस सी पी एच को इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सी पी एच की वैल्यू रखेंगे डेल्टा एच यहाँ पे और टी नॉट यहाँ पर, ठीक है। अब डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, सब क्लियर होगा यहाँ पे ना। डेल्टा एच बेसिकली, और डेल्टा एच यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, ठीक है। डेल्टा एच लिख दिया 5000। तो डेल्टा एच क्या है, हमने 5000 मेंशन किया, उसके बाद सी पी एच 29.40 आया था, प्लस 300 क्या था हमारा इनिशियल केल्विन में टेम्परेचर था, ठीक है। तो एंड में हमारे पास आंसर आया 470। अच्छा जब मैंने 460 गैस किया तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा था, 464 गैस किया, फिर देन 470 पर आया, तो टेम्परेचर सेम हो गया, ठीक। तो क्या हुआ, हमारे पास जो टी फाइनल आया वो गैस करने के बाद 470 आया, यानी जो हमें फाइनल टेम्परेचर मिला है और ये जो हमें यहाँ पर हमने गैस किया था दोनों सेम है। इसका मतलब हमने सही गैस किया था, हमें फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ इस तरह गैस करके मालूम हो गया और करेक्ट था। ये बेसिकली करेक्टनेस चेक करनी होती है अपने आइट्रेशन की, इस तरह आइट्रेशन होती है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो फिर मुझसे पर्सनली पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, डोंट व्हाट्सएप मी काइंडली। उसके बाद हमारे पास अगला एक टॉपिक आता है लेटेंट हीट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ना। अब बेसिकली लेटेंट हीट क्या होती है, मैंने समझाया था, वो हीट जो कि पानी की फेस को चेंज कर रही होती है लेकिन थर्मोमीटर में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होती, वो होती है लेटेंट हीट हमारे पास। अगर किसी को बहुत डिटेल में देखना है तो वो प्रीवियस लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में गो थ्रू कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना इस चीज़ को। बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक। यानी टेम्परेचर को चेंज कर रही होती है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकम्पनी ऑफ वॉल्यूम चेंज एट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक। तो यानी इसमें अगर फेस चेंज हो रही है, फेस चेंज में क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा होगा, सारी चीज़ें। फेस ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं। फेस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज़ी से बोल रहा हूँ, लेकिन
मेरी स्टोरेज थोड़ी कम है, इसलिए मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ ताकि लेक्चर बहुत छोटा रिकॉर्ड हो, मेरी कोशिश है। फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं तो सॉलिड टू गैस अगर जाता है तो सब्लिमेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक टायर जलाया है, टायर क्या है, टायर जल के क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे चीज़ देखना, अच्छा वो तो कोएक्सिस्टेंस में आएगी, ठीक है। सॉलिड टू गैस अगर जा रहा है डायरेक्टली तो दैट विल बी कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड मेल्टिंग। अगर कोई चीज़ लिक्विड टू गैस जा रही है तो वो वेपराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। अब को एग्जिस्टेंस ऑफ फेजेस, यानी एक कंडीशन में दो फेजेस की एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे एक बात समझना, मिसाल के तौर पर हमने पानी लिया, पानी को पतीली में डाला चाय बनाने के लिए, ठीक है, या गर्म करने के लिए मिसाल के तौर पे, तो हमने क्या किया, उसके नीचे चूल्हा जला दिया। अभी क्या है, सिर्फ एक स्टेट है यानी लिक्विड, तो फेज़ भी कितनी है, 1, ठीक। अब क्या हुआ, हमने कुछ देर बाद देखा पानी भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ देखना कि सारा का सारा एक साथ भाप में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ पानी नीचे होगा और कुछ पानी ऊपर भाप बन रहा होगा। यानी यहाँ पे दो स्टेट्स आ गई, एक लिक्विड की स्टेट आ गई, एक गैस की स्टेट आ गई, यानी वेपर्स। तो यहाँ पे पहले सिर्फ लिक्विड थी, एक फेज़, या फिर क्या हुआ, लिक्विड और गैस हो गई, दो फेजेस आ गई। तो एक कंडीशन में दो फेजेस आ रही हैं, यानी फेज़ जब चेंज हो रही है तो को एग्जिस्टेंस ऑफ फेज़ वाले टॉपिक में चेंज हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए देखा जाए तो अगर टाइम ऑफ सब्लिमेशन में देखा जाए तो दो फेजेस हैं एग्जिस्टेंस में ना। और क्या हुआ कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुई थी, सॉलिड भी था गैस भी थी, दो फेजेस हुई, एक फेज़ से दो फेज़ में मामला चला गया। मेल्टिंग में भी यही हुआ, बर्फ़ थी पिघल रही थी, एक फेज़ से दो फेज़ में मामला चला गया। एवापोरेशन में भी यही हुआ, ठीक है। तो ये बस टॉपिक यहीं तक था, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन आती है क्लॉसियस इक्वेशन ना, क्लॉसियस या कह लो क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो इसको क्लॉसियस भी कहते हैं, इसको क्लैपेरॉन भी कहते हैं। लाइट बंद हो गई है, माजरत, मोबाइल हीटअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब क्लॉसियस इक्वेशन या क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्या है कि डेल्टा जो होता है इक्वल्स टू टी डेल्टा वी डी पी सेट, डी पी सेचुरेशन, बेसिकली सेचुरेटेड प्रेशर को कहते हैं, या सेचुरेशन प्रेशर जो भी आप कह लें। ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है। अब ये यूज़ कहाँ पे होगी, एंथैल्पी मालूम करने के लिए, वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये लेटेंट हीट है, एंथैल्पी अकम्पनिंग द फेज चेंज, यानी वो एंथैल्पी जो कि फेज चेंज में आ रही है। ये टेम्परेचर है, ये हमारे पास चेंज ऑफ वॉल्यूम, और ये सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर, और ये टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, ठीक। अब सबसे पहले क्या है, हमारे पास तीन रूल्स आ रहे हैं, ट्राउटन्स है, राइडल्स है और वाटसन की इक्वेशन है, ठीक है। ट्राउटन्स रूल बेसिकली 1884 में लॉन्च हुआ था। ये IUPAC के अहदेदार थे जिन्होंने इस रूल को प्रपोज़ किया था, ठीक है। बेसिकली ये इक्वेशन है, इन्होंने एक चीज़, एक एम्पिरिकल वैल्यू निकाली थी जो कि 10 के बराबर थी। यानी उन्होंने देखा कि भाई एंथैल्पी जो है, और जब उसके नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर जो है और जनरल गैस कांस्टेंट जो है, जब उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उसको डिवाइड करा रहे हैं एंथैल्पी से एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका जो दोनों के रेशियो जो आ रहे हैं ना वो 10 के बराबर आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक फार्मूला डिज़ाइन किया ट्राउटन्स रूल के नाम से, ठीक है। तो एक ही फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला इतना यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। कभी भी अगर लिक्विड वेपराइज हो रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है, यानी लिक्विड में करीब करीब होता है, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्राउड में चेंज हो जाते हैं, यानी चाउटिक गैस में चेंज हो जाते हैं बेसिकली ना। तो उस अमाउंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी जो वेपर में होता है, मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी 10 के बराबर है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी के मैं इसी को उर्दू में समझा रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ें, आराम से समझ में आएगा। सिवाय वाटर के हर केस में यही होता है, हर लिक्विड के केस में ना। अगर किसी को ये बुक से भी देखना है, पेज नंबर 146 से देख सकता है, क्योंकि मुझे पता बहुत बोरिंग टॉपिक है, समझ आ नहीं रहा होगा, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। उसके बाद आती है राइडल्स इक्वेशन। ये पूरी यही चीज़ है, जस्ट इन्होंने क्रिटिकल प्रेशर लिया बार में, रिड्यूस टेम्परेचर लिया, सही है, और क्रिटिकल टेम्परेचर लिया। इन तीनों चीज़ों को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा था, तो कुछ चेंजेस आए थे, कुछ मॉडिफिकेशन इन्होंने की थी। तो लेटेंट हीट को फाइंड आउट करने का ये मच एक्यूरेटेड तरीक़ा है, ठीक।
सबसे पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर को देख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड रह सके, यानी वो इतना हाईएस्ट टेम्परेचर कि बस थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा और नहीं बढ़ाना, वो वाला टेम्परेचर जो है ना, वो वाला टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। बिल्कुल इसी तरीके से क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट एग्जैक्टली द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो प्रेशर जो कि किसी की स्टेट, किसी लिक्विड की स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रहा हो, स्टेट कैसे कि लिक्विड टू वेपर जा रही हो, तो वो क्रिटिकल प्रेशर है। रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है? टी एन को आप टी सी से डिवाइड कर दें, यानी ऑन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप डिवाइड कराते हैं तो वो टी आर है बेसिकली ना, यानी आप एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट के कितना करीब है, यानी बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर के कितना करीब है आप, उस चीज़ को डिफाइन करता है। फिर एक आ जाती है वाटसन इक्वेशन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार बनाना था पता नहीं क्या बन गया। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिड्यूस टेम्परेचर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, गौर से देख लो भाई, रिड्यूस टेम्परेचर इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। लेटेंट हीट ऑन द फर्स्ट टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑन द सेकंड, यानी रिक्वायर्ड जो है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से TR1 जो है ना, लेटेंट हीट एट, सॉरी लेटेंट हीट कह रहा हूँ, रिड्यूस टेम्परेचर। ये रिड्यूस टेम्परेचर, ये रिक्वायर्ड भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये रिड्यूस टेम्परेचर बेसिकली TR, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये रिड्यूस टेम्परेचर है। और ये क्या है? टेम्परेचर 1 रिड्यूस टेम्परेचर, और ये रिक्वायर्ड हुआ है, यानी TR2 है बेसिकली। TC है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये सारी चीज़ें मैंने करवा तो दी हैं, अब ऐसा समझ में ये जब तक नहीं आएंगे जब तक इनको हम न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है इसलिए मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, और वरना स्टोरेज की वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 4.1 है, बुक की है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिए बस, क्योंकि पुराने एडिशन में से निकाल दिया। एग्जाम्पल नंबर 4.1 में कह रहा है पैरामीटर लिस्टेड इन अपेंडिक्स ऑफ बुक आर फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। बेसिकली कह रहे हैं पैरामीटर से इसको मुराद ये है कि जो ABCD इक्वेशन के नहीं थे उन वो कॉन्स्टेंट्स आपको अपेंडिक्स में दिए हुए हैं। फिर कहता है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर of gas in methane CH4 in the ideal gas state is also a function of temperature R in वगैरह वगैरह। बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ गैस मीथेन इन द आइडियल गैस स्टेट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये इसको ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है भाई, मैं सीधे सादा भाषा में समझाने का आदी हूँ, ठीक है। बेसिकली कह रहा है कि भाई ये जो आपको इक्वेशन है ना, ये केल्विन में गिवन है, सॉरी सेल्सियस में गिवन है, ठीक है। तो आपको इसको, इस इक्वेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि केल्विन में इस्तेमाल हो सके। यानी हमारे पास अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है ना, एक सेकेंड, डेवलप एन इक्वेशन फॉर CP फॉर द टेम्परेचर इन C। अच्छा, सही 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 सही, सेल्सियस में ही गिवन है, केल्विन में इसको चेंज करना है। सॉरी, केल्विन में है क्या हो रहा है, केल्विन में है, सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे ट्रिक ये इस्तेमाल होगी, सेल्सियस और केल्विन का जो रिलेशन होता है ना वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम जस्ट वही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द इक्वेशन इज, ठीक है, सिचुएशन और इक्वेशन दोनों भाई हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन जो दी हुई है वो हमने उतारी। अब T हमारे पास क्या है, T+273, यानी ये T जो है ये हमें केल्विन में दिया हुआ है, ये हमें केल्विन में दिया हुआ है, हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इस इक्वेशन 1 को इनके T में पुट करा दिया। तो पूरी इक्वेशन यही उतारी, T की जगह मैंने ये चीज़ उतार दी, T की जगह मैंने ये वाले T उतार दिया, तो मैंने उतारता गया, यहाँ भी यही उतारा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। फिर ये पूरी चीज़ उतारी, ये पूरी चीज़ उतारी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मैं ऐसे कॉपी करता गया, T+273 बार सॉल्व किया, सब कुछ सॉल्व करते गए, स्क्वेयर वाले फार्मूले को भी सॉल्व किया, इस वाले फार्मूले को भी सॉल्व किया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हमने इसको सॉल्व किया, इस पर कोई स्क्वायर तो नहीं लगाना,
तो पहले इस पूरी टर्म को टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया टी, फिर इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2.473 आ गया, फिर माइनस का माइनस, फिर 2.46 वगैरह को हमने पहले लिख लेना है और इसको हमने ओपन कर लेना है स्क्वायर के फार्मूले में। फिर ये आ गया, फिर ये जो चीज़ थी हमने एग्जैक्ट कॉपी करी और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर से। उसके बाद ये जो चीज़ है हमने ये क्या की कॉपी करी, मल्टीप्लाई नहीं करी, तो हमारे पास ये आई, और फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पूरा एक्यूरेट ऐसी कॉपी किया और जस्ट हमने माइनस लगाया और ये पूरी इक्वेशन हम माइनस प्लस हुआ तो माइनस आ गया, ये इक्वेशन आई माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस और पूरी इक्वेशन उतार ली। सबको हमने क्या किया, ऐड करना है। ये 1.702, ये 2.473 कांस्टेंट था और ये हमारे पास कांस्टेंट था, सबको किया तो 4.02 बना गया। फिर ये वाली एक्सपोनेंट -3 ये और ये एक्सपोनेंट -3 ये आपस में ऑपरेट कराए तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक टर्म बची ये वाली, तो हमने ये एज इट इज लिख दी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये केल्विन से सेल्सियस में आ गई। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4.2 हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन molecule of methane, sorry, one mole of methane from 260 to 600 degrees centigrade in a steady flow process at a pressure sufficiently that the ideal gas state is suitable approximation of for methane। बेसिकली कह रहे हैं कि हम एक यहाँ पे चलो ये इस्तेमाल करते हैं भाई। सपोज कर लो ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। यहाँ इस डिवाइस के दो जगहों पे काम आएंगे, ठीक है। ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है, तो मैं यहाँ से एक गैस डाल रहा हूँ, वो गैस कौन सी है, मीथेन की है, वो 1 मोल है। मैं एक प्रोसेस अंदर पूरा स्टेडी फ्लो प्रोसेस चल रहा है, वो गैस यहाँ से गुजर रही है 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रही है और उसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और अंदर जो प्रोसेस है वो स्टेडी फ्लो है, यानी इसमें कुछ टाइम टू टाइम उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, यानी उसके अंदर टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो रही, ठीक है। आइडियली स्टेडी फ्लो टेम्परेचर, अगर किसी को समझना है तो वो पिछले लेक्चर में इस चीज़ को समझ भी सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमें 260 डिग्री सेंटीग्रेड और 600 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर्स गिवन थे, हमने जस्ट उनको केल्विन में कन्वर्ट किया और आर हमारे पास 8.314 आ गया। वी नो दैट, हमें पता है कि हमें ये फार्मूला दिया हुआ। अभी कोई कहेगा भाई इसमें D/T/T0 वाला जो फैक्टर था वो कहाँ से गायब हो गया, तो मैंने गायब कर दिया इसलिए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी जो है हमारे पास वो 0 है मीथेन के लिए, ठीक है। अपेंडिक्स में सारे मैंने कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिखे, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कराई हैं, ठीक है, और उन वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास एंड में ये आंसर आ गया। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको कन्वर्ट कराया किलो से जूल्स में, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। कोई और मुश्किल बात हो तो वो पूछ लेना। जस्ट क्या किया, ए की जगह मैंने ये जो आर था, आर की जगह मैंने 8.314 रखा, ए की जगह मैंने 1.702 रखा, ठीक है। फिर T-T0 यानी टी इनिशियल हमारे पास ये था, टी फाइनल हमारे पास ये था, टी इनिशियल हमारे पास ये था। फिर उसके बाद B/2 आ रहा है तो 9.02 लगाया, बी की जगह अपॉन 2 एज इट इज आ गया और फिर ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से C/3 आएगा और क्यूब का क्यूब आ गया, तो हमारे पास पूरा आंसर सॉल्व होकर हमारे पास एट दी एंड आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन आपने चेक लाजमी कर लेनी है, क्योंकि कभी कभार जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ तो मिस्टेक्स हो जाती हैं यार, ठीक। उसके बाद ये आखिरी बस क्वेश्चन है, इसके बाद ऑफ करेंगे। कहता है कि फॉर स्टेडी फ्लो हीट एक्सचेंजर, भाई एक सेकेंड, फॉर स्टेडी फ्लो हीट एक्सचेंजर यानी एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है, मिसाल के तौर पे इसकी दोबारा से मिसाल ले लेते हैं। ये एक डिवाइस है, ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोसेस चला है वो पूरा स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। स्टेडी फ्लो हीट एक्सचेंजर, स्टेडी फ्लो हीट इक्वेशन लगेगी बेसिकली यहाँ पे विद अ फीड टेम्परेचर
ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक गैस गुजारी है और यहाँ से टेम्परेचर दिया मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। उस गैस का टेम्परेचर ये था। कहता है कंप्यूट द आउटलेट स्टीम टेम्परेचर, कि यहाँ से जब गैस निकलेगी हीट एक्सचेंज होकर, तो जब यहाँ से गैस निकलेगी तो उसका आउटलेट का टेम्परेचर क्या होगा कि व्हेन हीट इन अमाउंट ऑफ 12 किलो जूल पर मोल इज एडेड, यानी इस डिवाइस में 12 किलो जूल पर मोल की हीट दी जा रही है। यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस एंटर हो रही है, तो यहाँ से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस निकलेगी, ठीक है। और गैस कौन सी अंदर, मीथेन है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373, क्यू हमें कितना दिया है 12,000 जूल पर मोल, ए हमारे पास इतना है, बी हमारे पास इतना, सी हमारे पास इतना, डी 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद आर जो है कांस्टेंट होता है, तो हमने पूरा इंटीग्रेट कराया भाई, लंबी कर दी बिला वजह मैंने, ठीक है। क्यू आर इस तरफ लेके गया, क्यू अपन आर, तो क्यू हमें इतना दिया हुआ है, आर हमें क्या दिया हुआ है 8.314, तो ए जो है हमारे पास 1.702, जस्ट वैल्यूज़ पुट करानी है। अब वैल्यूज़ पुट कराते कराते कराते, वैल्यूज़ पुट कराना आपका काम है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कराना मैं आपको छोड़ता हूँ। अब टी में आप फाइनल टी में जो है ना T2 में आप फंसेंगे, तो आपने क्या करना है, आइट्रेट करना है। आइट्रेट किस तरीके से करेंगे कि 1.43 हिट एंड ट्रायल रूल आपने लगाना है, ठीक है। बेसिकली इस पूरी इक्वेशन को उठा के कैलकुलेटर में डालना, वो कोशिश करना टी की जगह T2 की जगह वो वैल्यू रखो कि 1443 के करीब आंसर आ जाए या 1443 आ जाए, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करते गए, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्राई टी इज इक्वल्स टू 625 फॉर आइट्रेशन। तो मैंने क्या किया, जस्ट 625 हमने ट्राई किया। बेसिकली यहाँ पे हमने पूरी एक इक्वेशन बना दी थी जिसमें से हमने टी को हटा दिया था और T2 हमने ले लिया था। T2 यानी टी की जगह तो टी की वैल्यू हमें गिवन थी, तो हमने सिर्फ वो ले लिया था। उसके बाद हमने ये आइट्रेशन कराई 625 रखा T2 की जगह, 625 रखा T2 की जगह, इस तरह हम करते गए। तो हमारे पास क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन बनाई है ना, सारी वैल्यूज जो कांस्टेंट वैल्यूज थी एक तरफ करी और फिर सब हमारे पास आंसर आया। तो एट दी एंड हमारे पास क्या हुआ कि ये जो आंसर पूरा बनना था 2672 पॉइंट समथिंग और जो भी था, इज इक्वल्स टू, जब हमने यहाँ पर T2 को रख के वैल्यूज निकाली तो सबकी अलग अलग वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ रही थी। तो 1063, 1774.5, 176.1, तीनों का ऐड किया 262 आ रहा है, यानी सिर्फ 10 का फ़र्क आ रहा है। तो इतने बड़े ह्यूज लेवल पर अगर सिर्फ 10 का फ़र्क आ रहा है, सो दैट विल बी स्लाइटली इग्नोरेबल ऑन दैट लेवल, ओके। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ भाई। यहाँ पे हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स मिल गए थे, 635 जैसे कि मिला, जैसे 632.7 मिल गया, जैसे 37.8 मिल गया। हमने सबको एक तरफ किया, 1443 में हमने सबको ऑपरेट कराया। कहीं पे माइनस, कोई वैल्यू माइनस में थी, कोई वैल्यू प्लस में थी, सबको ऐड करा के हमने ये निकाल दिया। उसके बाद जितने भी T2 के साथ आ रहे थे कोफिशिएंट्स नंबर में, तो हमने उनको एक तरफ कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी हमारे कल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।